हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स रहेंगे आज के हमारे, ठीक है। एक रहेगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल और एक रहेगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक। तो देखो ये मॉडल्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्यों पढ़ा जाता है इनको, वो सारी चीजें देखने से पहले हमें कल के जो 2 लेक्चर हैं, मतलब इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर बनाए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम इन टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, ठीक। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि 2 जो टॉपिक्स हैं, इतने बड़े बड़े 2 मॉडल मैं आपको कराने वाला हूँ। सारी डिटेल कराऊंगा, सारी डायग्राम्स दिखाऊंगा, तो आराम आराम से ही होगा सारा कुछ, ठीक है। तो आपने सब्र तो रखना ही है। तो देख लेते हैं पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देख ली, ठीक। तो देखो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे हुआ, न्यूट्रॉन कैसे हुआ, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ था तो वहां हमने पढ़ा था कैथोड रेज के बारे में, ठीक। कैथोड रेज की जब स्टडी हुई थी तो कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। तो मतलब फाइनली ये पता चल गया था कि जो कैथोड रेज के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर, मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उन पार्टिकल्स को ही इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, ठीक है। और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वहां ही एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। तो वहां से देखा गया एनोड रेज के बारे में, ठीक। एनोड रेज, तो एनोड रेज की जब स्टडी की तो वहां से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस ली थी उस टाइम जो एनोड रेज बनी थी, उन एनोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनको प्रोटॉन्स बोला था, ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस के केस में जो पार्टिकल्स बन रहे थे, जो एनोड रेज बन रही थी, उन्हीं को ही प्रोटॉन बोला गया था, ठीक है। ये आपको दूसरी चीज याद रखनी है, ठीक है। बाकी किसी के मतलब बाकी अगर कोई गैस हम ले रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वहां से जो पार्टिकल्स बन रहे हैं वहां से एनोड रेज बन रही है, लेकिन उनको प्रोटॉन नहीं बोला जाता, ठीक। प्रोटॉन किसको बोला जाता है, जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं उस टाइम जो पार्टिकल्स बनते हैं, जो एनोड रेज बनती हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और इनकी E/m रेशो, चार्ज बाई मास रेशो आपको मैंने सिखाई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो आपको मैंने बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, उतने चार्ज को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको सारा कुछ पता है। अब देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने, कल मैंने आपको बताया था, ठीक। चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और कैसे की थी, चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा था कुछ लाइट एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे बेरिलियम या बोरॉन, इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा था, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी इनके ऊपर, तो यहां से कुछ और पार्टिकल निकले थे जिनका चार्ज कुछ नहीं था, न्यूट्रल थे, और उनका मास कुछ ना कुछ था। और कितना था उनका मास, प्रोटॉन के मास जितना ही था, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स को बोल दिया था न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास 3 जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको तीनों पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स एटम के अंदर यही होते हैं, ठीक। अब देखो जो आज का लेक्चर है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम जब डिस्कवर हो गए, ठीक है, तो साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि जो एटम है जो, उसके अंदर ये 3 किस्म के पार्टिकल हैं, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, तीनों हैं, ठीक है। देखो डाल्टन की बात यहां गलत प्रूव हो गई। डाल्टन ने बोला था कि एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने सारे एक्सपेरिमेंट करके एटम को ब्रेक करके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो डाल्टन की बात तो गलत प्रूव हो गई, ठीक है। अभी देखो जब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई तो हमें यह पता चल गया कि एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे एटम के अंदर। अब देखो कि एटम के अंदर अगर ये 3 हैं,
वो डिस्कवर हो गया। तो अब साइंटिस्ट किस चक्कर में लग गए? अब साइंटिस्ट इस चक्कर में लग गए कि एटम के अंदर जो है, मतलब एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक जगह खड़े हैं या फिर घूम रहे हैं, या फिर कैसे कैसे एटम के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कहीं एटम के अंदर इधर इलेक्ट्रॉन है इधर प्रोटॉन है, मतलब साथ साथ हैं या दूर दूर हैं, या कहाँ कहाँ प्रोटॉन है कहाँ न्यूट्रॉन है कहाँ इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर उनकी क्या अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में ये आना स्टार्ट हो गया कि इन अगर अगर एटम जो है इन पार्टिकल से बना है तो फिर एटम के अंदर इन पार्टिकल्स की क्या अरेंजमेंट होगी, ठीक, वो आना स्टार्ट हो गया। अब देखो एटम के अंदर इन पार्टिकल्स की क्या अरेंजमेंट होगी, उस चीज को लेख के बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने मॉडल देना स्टार्ट कर लिया। किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला, तो आस्ता आस्ता वो मॉडल जो थे कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करके रिजेक्ट होते गए। जैसे मैं आपको तो देखो ओवरव्यू करा देता हूं। पहला मॉडल आया था जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। जे थॉमसन का नाम आपने सुना है। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने पहले अपना एक मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल, जो हम आज स्टडी करेंगे, ठीक। इस मॉडल ने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ ना कुछ बताया। क्या बताया? इस देखो मॉडल क्यों आते हैं, मॉडल इसीलिए आए थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है कहाँ प्रेजेंट है, मतलब उनकी अरेंजमेंट क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ में या फिर इलेक्ट्रॉन दूर है प्रोटॉन दूर है या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ में या क्या है, ठीक है। वो अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये एटॉमिक मॉडल्स आए थे। तो पहला मॉडल आया था जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। दूसरा मॉडल जो आया वो देखो जे थॉमसन मॉडल ने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन ये मॉडल फिर रिजेक्ट हो गया, ठीक। फिर दूसरा मॉडल आया इसी चीज को लेके कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी क्या अरेंजमेंट है, उसको लेके दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। ये मॉडल आया, ठीक। देखो स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री मतलब ग्रो हो रही थी उस टाइम पहले यही दोनों मॉडल्स ही आए थे, एटम के मॉडल यही दोनों आए थे, ठीक है। एक जे थॉमसन मॉडल आया वो रिजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, उसने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया, ठीक। ये मॉडल आया, फिर ये मॉडल आया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जब ये मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल, इसने भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, तो इसके बाद साइंटिस्ट को ये लगना स्टार्ट हो गया कि यही ट्रू है, मतलब यही रदरफोर्ड मॉडल ट्रू है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में जब न्यू साइंटिस्ट आए, नई जनरेशन आई, तो उन्होंने और डिस्कवरीज की, ठीक है। और डिस्कवरीज करने के बाद बोला कि रदरफोर्ड मॉडल में भी गड़बड़ है, फिर रदरफोर्ड मॉडल भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक। मतलब बिल्कुल रिजेक्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ रदरफोर्ड मॉडल ने भी एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने बोला रदरफोर्ड मॉडल जो है वो कंप्लीट एटम को स्टडी नहीं कराता है, ठीक है, कंप्लीट एटम के बारे में डिटेल नहीं देता। फिर इसके बाद आया, इसके बाद फिर जो नया मॉडल आया वो आया बोर मॉडल, ठीक, बोर मॉडल। तो बोर मॉडल ने आके कुछ ना कुछ और एक्सप्लेन किया, ठीक, और कुछ एक्सप्लेन किया, एटम के बारे में बताया, जो रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी उन कमियों को एक्सप्लेन किया। नील बोर मॉडल ने बहुत कुछ एटम के बारे में नील बोर मॉडल ने बताया, मतलब नील बोर तो साइंटिस्ट का नाम था, मॉडल का नाम था बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक, वो भी हम पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ, इसने बोर मॉडल ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद कुछ टाइम तक फिर साइंटिस्ट को लगा कि बोर मॉडल ही करेक्ट है, ठीक। लेकिन फिर कुछ और ऐसी डिस्कवरीज हुई, कुछ और ऐसी चीजें सामने आई कि बाद में जो न्यू साइंटिस्ट आए उन्होंने ये बोला कि ये बोर मॉडल में भी कमियां हैं, तो ये भी फिर आस्ता आस्ता इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, इसको भी पीछे कर दिया। उन्होंने बोला कि बोर मॉडल भी कंप्लीट जो है एटम को डिटेल में नहीं बताता है कि एटम में कहाँ इलेक्ट्रॉन है कहाँ प्रोटॉन है कैसे, नहीं बताता, ठीक। फिर ये बोर मॉडल भी चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद आया फोर्थ नंबर पे आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये आया, ठीक। ये मुझे लग रहा है कि ये फाइनल वो मॉडल था जिसने एटम को एक्चुअल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ प्रोटॉन होते हैं, एक्चुअल में जो है इस मॉडल ने अंडरस्टैंड कराया आके, ठीक है। ये फाइनल मॉडल है जो हम पढ़ेंगे फाइनली, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक। अब देखो ये सारे मॉडल हम एज इट इज नहीं पढ़ेंगे। जैसे एक मॉडल आया वो फेल हुआ, फिर दूसरा आया, फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक, तो फिर तीसरे की जरूरत क्यों पड़ गई, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या क्या चीजें ऐसी डिस्कवरी हुई, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें डिस्कवर हो गई जिन्होंने इस मॉडल को फेल होने पे मजबूर कर दिया। फिर ये मॉडल आया, फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें बीच में डिस्कवर हो गई जिन चीजों ने इस मॉडल को भी फेल कर दिया, वो सारी चीजें ही हमें पढ़नी है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है,
उसके बाद साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आना स्टार्ट हो गया कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, मतलब अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो वो कहाँ हैं, मतलब एटम के अंदर एक जगह पकड़े हुए हैं या फिर घूम रहे हैं या फिर कैसे हैं, कहाँ हैं, ठीक है। उस चीज को लेने के लिए, उस चीज को अंडरस्टैंड कराने के लिए साइंटिस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल देने स्टार्ट किए। तो आप बोलोगे पहला जो मॉडल आया था एटम का वो था थॉमसन मॉडल, ठीक। तो उसने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया, फिर वो रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरा मॉडल रदरफोर्ड मॉडल आया, इसने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया, वो गया, फिर बोर मॉडल की, मतलब फिर इसके बाद कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई कि बोर मॉडल आ गया, ठीक। वो आपको आस्ते आस्ते सब पता चलेगा। फिर ये गया, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, फिर इसने आके सारा कुछ बताया, इसने एक्चुअल में बताया कि इसने मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन एटम के बारे में बता दी। तो जो आपके सिलेबस में क्वांटम नंबर्स टॉपिक लिखा हुआ होगा, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स वाला वो टॉपिक वो इसी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आया, ठीक। जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, इसने एटम के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दी जो चाहिए थी, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दे दी। तो उसके बाद जो है फाइनली हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का यूज करके एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, ठीक है, वो सब कुछ पता चलता है, आपको आस्ता आस्ता समझ में आएगा। तो हमें इस चैप्टर में मेन जो है यही मॉडल्स पढ़ने हैं, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो बहुत लेंथी है ये, ठीक। इसके बीच में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वेव थ्योरी, ठीक है, वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मैं कराऊंगा, ठीक। आप बस देखते जाओ, सीक्वेंस में चलेंगे, आप एक एक लेक्चर अच्छे से करते जाओ। कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेलीग्राम आपके लिए बना हुआ है, ठीक है, वहां जाओ, ज्वाइन करो, मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक। कहीं किसी वर्ड में भी प्रॉब्लम आती है, वो फोटो लेके मुझे भेजो, वहां वो भी मैं आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो पढ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो मॉडल पहले पढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों मॉडल हम आज स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। और ये जो दो मॉडल होते हैं ना, ये पहले स्टार्टिंग में सिर्फ यही दो मॉडल आए थे एटम के, इनको अर्लियर मॉडल ऑफ एटम्स भी बोलते हैं, ठीक है, अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम, ठीक, अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम भी इनको बोलते हैं, ठीक। तो पहले तो यही दो आए थे, उनको साइंटिस्ट को उस टाइम को लगा ना, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनको लगा कि बस यही दोनों मॉडल हैं, इन्होंने ही एटम को एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसलिए इन मॉडल्स को अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम भी बोलते हैं। फिर बाद में ये न्यू मॉडल आए, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है आपको एक दिमाग में पिक्चर बन गई होगी कि ये चैप्टर हम कैसे स्टडी करने वाले हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बस थोड़ा सा आउटलाइन ही था चैप्टर का, अभी से जो है चैप्टर अच्छे से स्टार्ट होगा, ठीक। तो अभी हम करते हैं इसको साफ, पहले हम देख लेते हैं जे थॉमसन मॉडल, ठीक है, हटा दें इसको, फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप अपनी नोटबुक के ऊपर टॉपिक डाल दो, ये वाला थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो पहला एटम का जो मॉडल आया था, जिसने एक्सप्लेन किया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है, ठीक है, वो था हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब देखो थॉमसन कहाँ से आया, तो जे थॉमसन साइंटिस्ट का नाम था, आपको पता ही है, पहले भी जे थॉमसन का नाम लिया था ना, ठीक है। जे थॉमसन ने और भी बहुत सारी चीजें डिस्कवर की थी, और जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जे थॉमसन का ये जो मॉडल है ये रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, मतलब इसकी बहुत लिमिटेशंस थी। अब देखो ये जो मॉडल है आपने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है। तो इस मॉडल को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा आउटलाइन समझा देता हूं कि इस मॉडल में जे थॉमसन ने क्या बोला था, ठीक है। आपको एक चीज दिमाग में क्लियर करनी है, रखनी है कि अभी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम बस यही देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो एटम के अंदर कहां कहां प्रेजेंट है, ठीक। तो उसी चीज के लिए ये मॉडल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये मॉडल्स उसी चीज के लिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देखो थॉमसन, जे थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बोला था, कहां प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। पहली चीज उन्होंने बोली कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल। उन्होंने अपनी मतलब एक्सपेरिमेंट करके एजम्पशंस अपनी बता दी कि एटम स्फेरिकल होता है, और पूरा एटम जो होता है वो पूरे का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। उन्होंने ये बोला, मतलब पूरे का पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला कि एटम क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है, और पूरे का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे। तो इसका मतलब हो गया पूरे का पूरा जो एटम है वो पूरे का पूरा प्रोटॉन से भरा हुआ है,
प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक। तो जे जे थॉमसन ने क्या बोला कि ये बोला कि उन्होंने मॉडल, अपने मॉडल में क्या बोला, पहली चीज ये बोली कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, पूरे का पूरा एटम जो है वो प्रोटॉन से भरा हुआ है, मतलब पूरे का पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। और उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ऐसे बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो आपको जो रेड रेड दिख रहा है वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में जो ब्लैक दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक्सप्लेनेशन थी जे जे थॉमसन की। जे जे थॉमसन ने ये बोला कि जो एटम है वो स्फेरिकल, एक पूरा स्फेयर है, पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब स्फेयर है पूरा, और स्फेयर पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये जे जे थॉमसन ने बोला। जे जे थॉमसन ने इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम को वाटरमेलन से, वाटरमेलन आपको पता है ना, तरबूज जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हो, हम तरबूज बोलते हैं, ठीक। तो जो तरबूज होता है वाटरमेलन, अगर आपने देखा हो तो वो ऐसा ही होता है। वाटरमेलन में आप अगर चेक करो तो उसमें क्या होता है, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, रुको, रुक जाओ, वाटरमेलन की फोटो देखते हैं। ये देखो, ये वाटरमेलन है, रेड वाला। वाटरमेलन में क्या होता है, रेड वाला पूरा पार्ट होता है जो, और उसके बीच में कहीं कहीं ब्लैक उसके सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। देखो वाटरमेलन यहां से ऊपर देखो। तो अब देखो जे जे थॉमसन ने क्या किया था, आपने इस मॉडल को, जो ये मॉडल दिया था, उन्होंने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया था। उन्होंने बोला था जैसे वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट जो होता है उसके बीच में काले काले बीज दिखते हैं, ठीक। इसी तरह उन्होंने बोला था कि जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट है, उस रेड पार्ट को इन्होंने बोला कि रेड वाला पार्ट सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में जो ब्लैक कलर के बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बोला इन्होंने, ठीक। तो आप बोलोगे जे जे थॉमसन ने क्या किया था, जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल में ये बताया कि एटम क्या होता है, ठीक है। उन्होंने बोला एटम स्फेरिकल होता है, और पूरे का पूरा एटम जो है वो प्रोटॉन्स का बना हुआ है, मतलब पूरे का पूरा एटम जो है उसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और बीच में कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और उन्होंने बोला कि ये मॉडल ऐसा है जैसे वाटरमेलन में रेड वाला पार्ट होता है और बीच में ब्लैक कलर के बीज होते हैं, वैसा ही ये मॉडल है, ठीक है। अब देखो, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर फोटो देख लेते हैं। देखो वाटरमेलन का फोटो आपने देखा ही होगा, ये वाटरमेलन। तो इन्होंने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया था। इस तरफ देखो, आपको ये एटम दिख रहा है इस तरफ, तो एटम जो आपको जहां जहां आपको माइनस दिख रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है। इधर आप देखो वाटरमेलन से इसको कंपेयर किया था एटम को। इन्होंने बोला था जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पूरा पार्ट होता है और बीच में ब्लैक कलर के क्या होते हैं, ब्लैक कलर के बीज होते हैं। इसी तरह एटम भी जो रेड वाला पार्ट है एटम का, मतलब मोस्टली जो पार्ट है वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज का भरा है, मतलब वो सारे के सारे प्रोटॉन से, और बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक। ये बोला था किसने, ये बोला था जे जे थॉमसन ने, ठीक। अब देखो इस मॉडल का नाम उन्होंने कुछ और भी दिया था, ठीक है, जैसे प्लम पडिंग मॉडल, या फिर इन्होंने केक मॉडल, या फिर कुछ और मॉडल करके बोला था, वो हम अभी सीखते हैं। तो अभी आप कुछ पॉइंट्स लिख लो इस मॉडल के बारे में, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट यहां ऐड करो कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि जे जे थॉमसन ने एटम को कंपेयर किया था वाटरमेलन से, ठीक। वाटरमेलन के अंदर जैसे ब्लैक कलर के सीड होते हैं वो पड़े होते हैं रेड के बीच में, तो इन्होंने बोला वो जो रेड वाला पार्ट है पूरा रेड वाला, उन्होंने बोला कि एटम जो है वो वाटरमेलन की तरह रेड वाला पार्ट पूरा प्रोटॉन से भरा होता है, पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, बीच में जो ब्लैक दिखते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं एटम में, ये इन्होंने बोला था। अब आप कुछ पॉइंट्स ऐड करो फिर आपको पता चलेगा। तो यहां आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू, ये मॉडल्स आपको पढ़ने, ठीक है। यहां से आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कौन से मॉडल ने क्या बोला था, ये सब एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या क्या हुआ था, क्या क्या कैसा कैसा एटम था, सारा कुछ लिख लेते हैं, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। आपको ये तो पता ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज,
कल हमने देखा था, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है कोई चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। तो जहां प्लस चार्ज है इसका मतलब वहां प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मॉडल, इस मॉडल ने एक्चुअल में क्या बोला था। इन्होंने बोला था, जे थॉमसन ने अपने मॉडल में बोला कि एटम क्या होता है, पूरे का पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पूरे का पूरा एटम ही पॉजिटिव चार्ज है, और कैसा है, स्फीयर है, एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। मतलब जो आपको रेड दिख रहा है ना, वो मैंने स्फीयर बनाया है। उन्होंने बोला पूरे का पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, मतलब पूरे के पूरे एटम में प्रोटॉन पड़े हुए हैं, और बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह जैसे वाटरमेलन में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, रेड कलर के जो हम खाते हैं चीज, उसके बीच में, ठीक है। इन्होंने ऐसे बोला। तो देखो इस पॉइंट में यही समझ में आ रहा है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम क्या है, एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। स्फीयर है एक पॉजिटिव चार्ज का, मतलब पूरे का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज ही है, मतलब पूरे का पूरा एटम जो है एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब सर्कल किस्म का, और उस पूरे के बीच में प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहां लिखा है एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मतलब इन्होंने पहले पॉइंट में बोला था कि एटम जो है वो क्या है, एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, पूरे का पूरा एटम जो है पॉजिटिव चार्ज है, बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड है, मतलब कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो इन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या बोला था कि द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इज एक्सप्लेन्ड as a result, stability of the atom is explained as a result of the balance, as a result of the balance, as a result of the balance between the repulsive, REPUL, the repulsive balance between the repulsive forces between electrons, ठीक है, and their attraction towards the center of पॉजिटिव चार्ज, ठीक। देखो इन्होंने ये पॉइंट बोला कि देखो आपको समझ तो आ ही रहा होगा, आपने पहले भी ये पढ़ा, इन्होंने बस इतना बोला था कि एटम जो है वो क्या होता है, एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का। स्फीयर तो आपको पता है, मतलब एक बाल जैसा, ठीक है। उन्होंने बोला कि बाल जैसा पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज ही है। जैसे देखो अगर ये एटम है तो रेड वाला पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, ठीक। उन्होंने बोला कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर होते हैं, ठीक, ऐसे बोला, न्यूट्रॉन का नाम नहीं लिया था, ठीक। तो अब देखो, अब उन्होंने दूसरी चीज स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आप मुझे ये बताओ, अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, दोनों हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपस में कैसे स्टेबल रह सकता है। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जहां होते हैं तो वहां कुछ फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक। देखो अगर सपोज ये एटम है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है, तो बहुत सारे नेगेटिव होंगे, मतलब 2-3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2-3 पॉजिटिव चार्ज भी होंगे इसके अंदर, ठीक। अब आप देखो यहां दो किस्म की फोर्सेस यहां आ जाती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस? अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगी। आपको पता है सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो अगर पॉजिटिव भी है नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन भी होगी, तो ये दो किस्म की फोर्सेस यहां एटम के बीच में आ जाती हैं, ठीक है।
देखो ना, अगर एटम के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन तो होगी ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनिक, देखो ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े या 3 इलेक्ट्रॉन पड़े, उनके आपस के बीच में रिपल्शन तो होगी। ठीक है, ये फोर्स आ जाती है जहां चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल। ठीक। और दूसरा देखो, अगर ये पूरे का पूरा स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, मतलब ये रेड पॉजिटिव है, इसके बीच में अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन लगे तो इस पॉजिटिव के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, पॉजिटिव के बीच में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन भी तो होगी। ये दो फोर्सेस जो होती हैं आ जाती हैं यहाँ जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, आ जाती हैं कि नहीं आपको पता है। अब देखो जे थॉमसन ने स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया था। ठीक, स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है अगर पॉजिटिव, मतलब देखो दो किस्म की फोर्सेस यहां आ रही है ना। एक तो कौन सी फोर्सेस है? नेगेटिव नेगेटिव के बीच में फोर्सेस, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्शन वाली फोर्सेस। ठीक है, तो दूसरी फोर्सेस कौन सी है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये दो फोर्सेस आ रही हैं। अब देखो एटम स्टेबल कब रहेगा? स्टेबल तब रह सकता है अगर रिपल्सिव फोर्सेस को अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस कर ले। ठीक है, तब चीज स्टेबल रहती है। देखो ना, अगर एक फोर्स जो है बहुत, देखो बैलेंस में आपको कैसे समझाता हूं। देखो सपोज अगर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, अगर मुझे कोई एक साइड से यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, तो मैं इधर गिर जाऊंगा, तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया। अगर जितनी फोर्स से मुझे कोई इधर खींच रहा है उतनी फोर्स से इधर से भी खींच रहा है, तो मैं एक जगह खड़ा रहूंगा ना, तो इसका मतलब मैं यहां स्टेबल हूं। तो एटम की स्टेबिलिटी भी ऐसे ही एक्सप्लेन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है उसको अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बैलेंस कर ले, तो एटम को हम बोलते हैं कि एटम स्टेबल है। ठीक है, अब देखो जे थॉमसन ने एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बोला था कि एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होती है? रिपल्शन होती है। ठीक है, सिमिलर चार्जेस आपस में दूर दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को धक्के मारना, दूर करना। और अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां ये जो पॉइंट लिखा है ना, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले समझाता हूं। इन्होंने बोला था कि एटम स्टेबल कैसे रहता है। स्टेबल ऐसे रहता है, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होती है उसको कौन बैलेंस करता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बैलेंस करती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है उसको बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो। तो ये बैलेंस करता है, इस वजह से एटम स्टेबल रहता है। ठीक, अगर ये बैलेंस ना हो तो या तो इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब वो तो या तो, अगर देखो ना, अगर ये बैलेंस ना हो तो या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहां रह ही ना पाए, या फिर इलेक्ट्रॉन सारे एक ही जगह चिपक जाएं। ठीक है, तो ये बैलेंस मेंटेन करता है कौन? किस वजह से बैलेंस मेंटेन होता है? इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है उसको बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो। तो ये दोनों आपस में बैलेंस, मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो रिपल्शन है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो चीज इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को बैलेंस कर रही है। ऐसे करके उन्होंने बोला था, इस वजह से एटम स्टेबल रहता है। ठीक, तो आप ये पॉइंट देखो, इन्होंने ये बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इज एक्सप्लेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या मतलब हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन किया गया था बाई जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि कैसे स्टेबल रहता है एटम। उन्होंने बोला था कि बैलेंस होता है किसके बीच में? रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ठीक है, इनको कौन बैलेंस करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं? इस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को बैलेंस कर देती हैं। इस वजह से एटम जो है वो स्टेबल रहता है, ये इन्होंने बोला था। देखो एक बार पढ़ो, अच्छा लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज एक्सप्लेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर अट्रैक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो बाकी पीछे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी तो इस इलेक्ट्रॉन और जो पीछे पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में अट्रैक्शन भी होगी। तो जितनी जितनी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है उसको कौन बैलेंस कर देता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन। ठीक, तो इस वजह से इन्होंने बोला था कि एटम स्टेबल रहता है। आप एक बार पॉइंट पढ़ो, अगर ना समझ में आया आप मुझे बोलना टेलीग्राम पे, मैं आपको फिर समझाऊंगा। ठीक, अब देखो यही एक पॉइंट था समझने वाला। देखो जे थॉमसन ने, एक बार रिपीट करो आप, जे थॉमसन ने एटम को क्या बोला
जे थॉमसन ने अपनी एक कोशिश की थी, बस कोशिश की थी कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक, लेकिन वो फेल हो गए थे, ठीक। अब देखो उन्होंने ये बोला था कि एटम क्या है, पूरे का पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पूरे का पूरा एटम सफेर है, सफेर किस्म का, और पूरे का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब हो गया पूरे एटम के अंदर प्रोटॉन भरे हुए हैं, ठीक, और बीच में कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, ये उन्होंने बोला था। और उन्होंने बोला था एटम स्टेबल इसलिए रहता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो तो होती ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक। तो उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है उसको कौन बैलेंस करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो चीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को बैलेंस कर देती है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो चीज इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो पूरे का पूरा पॉजिटिव है उसके बीच में जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है वो चीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को बैलेंस कर देती है। तो दोनों फोर्सेज आपस में बैलेंस करती हैं, इस वजह से एटम स्टेबल है, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये मॉडल बिल्कुल सिंपल है, आगे वाले मॉडल जो है इससे थोड़े से मुश्किल होंगे। अब मैं यहां लिख देता हूं कि दिस मॉडल इज कंपेयर्ड विद, या वाज लिख लो आप, वाज कंपेयर्ड विद दिस मॉडल वाज कंपेयर्ड विद वाटरमेलन, ठीक है, ठीक, in which seeds are embedded, in which seeds are embedded are with a cake or pudding, ठीक। in which resins are embedded, ठीक है, ये आपको लिखना है, ये पॉइंट लिखो। आगे मैं एक और लिख लेता हूं, दैट इज वाई दिस मॉडल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, कैन या फिर कैन मत लिखो, दिस मॉडल is sometimes called watermelon model, ठीक है, या फिर रेजिन पडिंग मॉडल, ठीक है, और इसको कभी कभी प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है, प्लम पडिंग, ठीक। ये पॉइंट्स आप ऐड करो, फिर हम क्लियर करते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, चीजों को सिंपल लेके चलना है, कहीं पे प्रॉब्लम आती है पूछना है, ठीक है, कंफ्यूजन लेके नहीं चलना है, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि एक लेक्चर को लेना चाहिए एक मूवी की तरह, स्टार्टिंग में आपको अच्छा हो सकता है अच्छा ना लगे, ठीक, लेकिन आस्ता आस्ता आगे जाएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। जैसे ही ये मॉडल खत्म होगा मुझे उम्मीद है आपको पूरे का पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, सारी पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो लिख लो इन लाइन्स को, फिर हम देखते हैं आगे। अब देखो मैं बार बार रिवाइज क्यों कराता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो, और आपको मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि कल का लेक्चर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला था ना, वो उतना अच्छा शायद नहीं रहा मेरे से, ठीक है। तो अगर उस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। तो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, तो आप पूछते तो हो नहीं, आप जाओ टेलीग्राम पे, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो, ठीक, कहीं कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। अब देखो एक बार फिर हम इस मॉडल को रिवाइज करते हैं, ठीक। देखो जे थॉमसन मॉडल जो है या फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है क्या कहता है, ये आपसे अगर बोल दे कि थॉमसन मॉडल क्यों आया था, आप बोलोगे, आंसर क्या बोलोगे, बोलो जल्दी, आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या अरेंजमेंट है एटम के अंदर, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पहला मॉडल था, ठीक।
तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं एटम के अंदर? तो न्यूट्रॉन का तो नाम इन्होंने लिया नहीं अपने मॉडल में, जैसे मॉडल है वैसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक, इन्होंने बस इतना बोला था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग बस यही बताया गया है कि एटम क्या होता है, एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, मतलब एटम गोल गोल पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, उसके बीच में कहीं कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। किस तरह? जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट जो है पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज मान लो, और उसके बीच में जो ब्लैक कलर के बीज लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये बोला था थॉमसन मॉडल ने। ठीक, अब देखो दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि इन्होंने ये भी बताया था कि एटम स्टेबल कैसे होता है। तो इन्होंने बोला था एटम के बीच में दो फोर्सेस तो टेक पार्ट करती ही हैं, दो फोर्सेस तो सामने आती ही हैं। जब दो अपोजिट चार्जेस एक जगह रहते हैं तो दो फोर्सेस आती हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक रिपल्सिव फोर्सेस। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर ले तो एटम स्टेबल हो सकता है। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, ठीक, उसको कौन बैलेंस करता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है वो। ठीक है, ये उन्होंने बोला। अब देखो आपको मैं और बताता हूं। अब देखो ये थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, दिस मॉडल वाज कंपेयर्ड विद वाटरमेलन। वाटरमेलन आपको पता ही है, तरबूज। ठीक, तो इस मॉडल को तरबूज के साथ कंपेयर किया गया था, इन विच सीड्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर सीड्स एम्बेड होते हैं। ठीक है, आपको मैं फोटो दिखाता हूं यहां, देखो ये तो नहीं है, ये दूसरे मॉडल का है। ये देखो वाटरमेलन, एक बार फिर दिखा देता हूं। वाटरमेलन के अंदर आपने देखा होगा जब वाटरमेलन काटो तो उसके अंदर सीड्स ब्लैक कलर के दिखते हैं आपको। तो जे थॉमसन ने इस वाटरमेलन के साथ ही कंपेयर करके एटम को भी बोल दिया था। उन्होंने बोला था जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट के अंदर सीड्स लगे होते हैं तो वैसे ही एटम होता है। तो बस रेड पार्ट जो भी है वो रेड सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जो बीच में आपको ब्लैक कलर के सीड दिख रहे हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, इससे कंपेयर करके जे थॉमसन ने बोला था। ठीक, अब देखो इसके बीच में, इसको अगर हम स्टेबिलिटी चेक करें यहां से तो आप देखो रेड पार्ट जो भी है, रेड पार्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और ब्लैक वाले क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है ब्लैक वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन को कौन बैलेंस करता है? ब्लैक और रेड के बीच में जो अट्रैक्शन है वो। देखो ब्लैक और रेड के बीच में अट्रैक्शन है तभी तो ब्लैक वहां रेड के बीच में रुका हुआ है। ठीक है, तो जे थॉमसन ने बोला था ब्लैक के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है उसको कौन बैलेंस करता है? इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है वो। और पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? रेड। इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ब्लैक। तो ब्लैक और रेड के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बैलेंस करती है ब्लैक और ब्लैक के बीच में जो रिपल्शन है उसको। तो इसलिए एटम स्टेबल रहता है। ठीक है, आपको वाटरमेलन दिख गया, इसमें रेड पार्ट के बीच में ब्लैक कलर है, तो रेड पार्ट सारा पॉजिटिव चार्ज है, ब्लैक वाला पार्ट सारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये किसने बोला था? ये बोला था जे थॉमसन ने। अब देखो ये पॉइंट इतना आपको समझ में आ गया कि इस मॉडल को किससे कंपेयर करके बनाया था? वाटरमेलन से। ठीक है, जिसमें सीड्स एम्बेड होते हैं, जिसमें सीड्स ब्लैक कलर के लगे होते हैं। या फिर इसको केक के साथ भी कंपेयर किया था। आपने केक देखा होगा, अगर आपने कोई ऐसा केक देखा हो जहां कोई, जैसे बोलते हैं ना, कोई बादाम वगैरह लगे हों केक के ऊपर, तो आपको मैं फोटो दिखा देता हूं। देखो कुछ ऐसा सपोज इसको केक मान लो, ऐसा केक हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर आप इस केक को, ये एक्चुअल में केक तो ये है नहीं, कुछ और देखते हैं, रुको आपके लिए बहुत कुछ लाया है मैंने। देखो इसको केक मान लो आप। अभी अगर आपने केक देखा है तो केक के बीच में देखो, केक हो सकता है केक पूरे का पूरा व्हाइट हो और उसके बीच में कहीं कहीं क्या लगा हो, कोई मतलब या तो कोई बादाम वगैरह लगे हो या कोई मूंगफली वगैरह उसके ऊपर लगी हो, या फिर कोई और जैसे बोलते हैं ना कुछ और ऐसी चीज लगी हो, तो वो भी एक वाटरमेलन जैसा ही है ना। देखो मैं यहां बना देता हूं आपके लिए। सपोज ये केक है, तो केक के ऊपर कभी कभी क्या होता है, सपोज ये केक है तो यहां उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे किसी चीज के बीज लगे होते हैं। तो जे थॉमसन ने इस मॉडल को केक से भी कंपेयर करके बताया था। उन्होंने बोला था जैसे केक होता है पूरे का पूरा एक जैसा होता है और उसके ऊपर कुछ बीज लगे होते हैं, जैसे यहां आपको दिख रहा है पूरे का पूरा व्हाइट है। ठीक है, और बीच में कुछ बीज लगे हुए हैं, तो ये भी तो वाटरमेलन जैसा ही, जैसे वाटरमेलन पूरे का पूरा रेड है, बीच में बीज लगे हुए हैं। ठीक, इसी तरह केक जो है पूरे का पूरा व्हाइट है, बीच में कुछ ब्लैक कलर का लगा हुआ है। तो जे थॉमसन ने इस मॉडल को केक से भी कंपेयर किया था। उन्होंने बोला था जैसे केक होता है, जैसे केक में बीच में कुछ मतलब छोटे छोटे कोई फ्रूट लगा होता है और बाकी सारे का सारा केक होता है। ठीक है, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। या फिर इन्होंने पडिंग से कंपेयर किया था। देखो पडिंग क्या होता है, आपने खीर नाम सुना है? खीर नाम, देखो आपने अगर घर में एक कोली खीर देखी हो, ठीक है, मैं यहां बना देता हूं, खीर आपने देखी हो अगर,
सपोज यहां मैं एक कोली बनाता हूं, बन नहीं रही कोली। कोली तो आपको पता है ना क्या होता है, ऐसे एक बर्तन है, उसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि यहां खीर रखी हुई है, खीर। और आपने अगर खीर देखी है ना, ठीक, तो खीर में क्या होता है, खीर में आपने ये देखा होगा, ये एक्चुअली में खीर ही थी जो मैंने आपको बताई थी, ये एक्चुअली में खीर है, लेकिन मैंने इसको केक बोल दिया। केक भी ऐसा ही होता है। तो देखो खीर के अंदर क्या होता है, एक तो व्हाइट व्हाइट सारा पार्ट होता है, और उसके बीच में हम क्या करते हैं ना, कुछ फ्रूट्स डालते हैं, जैसे कैश्यू हो गया, या वालनट अखरोट हो गया, या बादाम हो गए, वो खीर में डालते हैं ना। वो जब खीर को बर्तन में डालते हैं तो वो चीजें यहां दिखती हैं, ठीक, ठीक है, ऐसे ऐसे वो जो फ्रूट होते हैं ऐसे ऊपर दिखते हैं। इसको देख लो, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना यहाँ, ये खीर है एक्चुअल में, ठीक। तो कभी कभी देखो चावल की भी बनती है, कुछ और चीजों की भी खीर बनती है, तो उसमें ऐसे करके पार्टिकल्स ऊपर होते हैं, ऊपर ऊपर फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ऊपर फ्रूट्स होते हैं और बीच में वो खीर होती है, जैसे आपको यहां फोटो दिख रहा है वैसा। तो देखो जे थॉमसन ने इसको एटम को इससे भी कंपेयर किया था। अब देखो ये और वाटरमेलन बिल्कुल सेम है, जैसे वाटरमेलन में पूरे का पूरा रेड है और बीच में ब्लैक कलर के बीज लगे हैं, इसी तरह खीर में भी पूरे का पूरा व्हाइट होता है और ऊपर कुछ ना कुछ फ्रूट्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां जिस खीर की बात की गई है ना, वो किस खीर की बात है, वो बोला गया है रेजिन पडिंग, रेजिन पडिंग। अब देखो पडिंग बोलते हैं खीर को, ठीक, पडिंग बोलते हैं खीर को, ठीक, और रेजिन बोलते हैं, रेजिन होता है ड्राइड ग्रेप्स, ड्राइड ग्रेप्स, ठीक। जब अंगूर को ड्राई करते हैं ना, सुखाते हैं, तो वो एक किस्म का फ्रूट बन जाता है, वो हम खीर वगैरह में डालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिन, ठीक। तो अगर हम वो फ्रूट उठा के खीर के बीच में डालें, ठीक है, पडिंग बोलते हैं खीर को, खीर के बीच में अगर वो रेजिन डालेंगे, रेजिन क्या होता है, ड्राइड ग्रेप्स, ग्रेप्स जो होते हैं ना अंगूर, उनको सुखा के एक फ्रूट बनता है, वो बादाम और जो चीजें होती है ना इनके साथ ही वो मिलता है, ठीक। आप इंटरनेट पे उसकी वो फोटो देख सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिन। अगर हम पडिंग बोलते हैं खीर को, ठीक है, अगर हम खीर बनाएं उसके ऊपर वो रेजिन डाल दें, तो वो रेजिन इसके ऊपर ऐसे दिखेंगे ना, ऐसे ऊपर चिपके हुए दिखेंगे, जैसे जैसे वाटरमेलन के अंदर ब्लैक कलर के बीज दिखते हैं, वैसे ही खीर के अंदर वो रेजिन दिखते हैं, ठीक। तो इससे भी कंपेयर किया था जे थॉमसन ने इस मॉडल को। इन्होंने बोला था कि जैसे वाटरमेलन होता है, ठीक है, जिसमें रेड पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, या फिर जैसे ये खीर होती है जिसको रेजिन पडिंग बोलते हैं, रेजिन पडिंग मतलब खीर, और रेजिन मतलब ड्राइड ग्रेप्स, मतलब सूखे हुए अंगूर खीर के बीच में डाल के खीर बनाते हैं, वो ऐसी ही बनती है जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये आपको फोटो दिख रहा है ना, ऐसा ही होता है, ठीक। तो अब देखो इन दोनों से ही इस मॉडल को कंपेयर किया था। अब देखो इस खीर में ये जो कोली पड़ी हुई है यहां, इसमें अगर आप चेक करो तो यहां देखो व्हाइट कलर का सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और जो ब्लैक पड़ा हुआ है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बस इससे भी कंपेयर कर सकते हैं इस मॉडल को, ठीक है। तो उसके बाद देखो रेजिन पडिंग या फिर वाटरमेलन से इसको कंपेयर किया, या फिर आपकी बुक के ऊपर एक और भी चीज लिखी हुई है, वो चीज लिखी है प्लम पडिंग, प्लम पडिंग। अब देखो प्लम जो होता है ना, वो एक फ्रूट होता है रेड कलर का, जिसको हम अपनी जुबान में प्लम्प बोल देते हैं, प्लम्प बोलते रहते हैं, ऐसे बाजार से मिलता है रेड कलर का फ्रूट, उसकी भी कोई खीर बनती है, किसी कंट्री में या किसी स्टेट में बनती होगी, ठीक, वो दिखती है कुछ ऐसी ऐसी, ठीक है। अब यहां क्या है, यहां देखो यहां वही खीर ही है किस्म की, बीच में पडिंग है और ऊपर उसके प्लम्प पड़े हुए हैं, ठीक है, प्लम पड़े हैं, ठीक। तो आप देखो प्लम पडिंग का मतलब है कि ये भी एक किस्म की खीर है, जिसमें जैसे इस खीर में यहां क्या पड़ा था, जहां रेजिन पड़े थे, रेजिन डाल के खीर बनाई थी, मतलब ड्राई फ्रूट्स डाल के खीर बनाई थी, इसमें प्लम डाल के बनाई जाती है, वो खीर ऐसी दिखती है। इससे भी जे थॉमसन ने मॉडल को कंपेयर किया था, ठीक। अब देखो ये जो खीर दिख रही है, इसमें आपको दो किस्म के पार्ट दिख रहे हैं यहां फोटो में। एक तो आपको यहां कुछ येलो कलर का दिख रहा है बीच में, और बाकी कुछ मोटे मोटे पार्ट बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। देखो ये और वाटरमेलन बिल्कुल सेम है, जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट दिखता है और बीच में ब्लैक कलर के लगे दिखते हैं ना, इसमें भी देखो एक तो येलो कलर दिख रहा है, एक बीच में वो बीज लगे दिख रहे हैं। तो यहां भी तो वो वही है, क्या है, वाटरमेलन जैसा ही है, मतलब जो येलो पार्ट है सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो ऊपर लगे हुए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वाटरमेलन आ गया, तो ये हमारा इतना, इसको अभी हटाते हैं। तो अब आप अगर देखो तो आपको मैंने समझा दिया रेजिन पडिंग क्या होता है। रेजिन बोलते हैं ड्राइड ग्रेप्स, आप इंटरनेट पे सर्च करो आपको खुद पता चल जाएगा, वो एक फ्रूट होता है, जब बादाम वगैरह हम लेते हैं उसके साथ ही मिलता है, ठीक। उसकी जब हम खीर बनाते हैं ना, तो वो पार्ट इधर ऊपर आ जाता है, उसको बोलते हैं रेजिन पडिंग, मतलब रेजिन की खीर।
ये जब बनाएंगे तो इसमें नीचे व्हाइट कलर की सारी खीर होगी, ऊपर क्या होगा, ऊपर वही क्या, वही जो हम डालेंगे उसमें, ठीक, वही जो फ्रूट हम डालेंगे ना रेजिन्स, वो तो वो भी एक वाटरमेलन जैसा ही है। इन्होंने बोला था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से एम्बेड होते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, ठीक, और एटम पूरे का पूरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इन्होंने इसको किससे कंपेयर किया, रेजिन पडिंग से भी कंपेयर किया। इन्होंने बोला जैसे रेजिन पडिंग में, रेजिन पडिंग आप सर्च करके देख लो इंटरनेट पे, इसमें जैसे ऊपर ऊपर जो है बीज होते हैं और बीज में व्हाइट पार्ट होता है, तो ऊपर बीज होते हैं तो वो बीज इलेक्ट्रॉन है और व्हाइट पार्ट प्रोटॉन है, इससे भी कंपेयर किया, ठीक है। व्हाइट पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। और इन्होंने प्लम पडिंग से भी कंपेयर किया, ये भी एक किस्म की खीर होती है, वहां प्लम डाले होते हैं ऊपर और बीच में वही खीर होती है। तो उन्होंने बोला जैसे ये होती हैं चीजें ऐसे ही एटम होता है, ठीक है। अब आप इस लाइन को पढ़ो, आपको समझ में आएगा। दिस मॉडल वाज कंपेयर्ड विद वाटरमेलन, मतलब इस मॉडल को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया गया था। इन विच सीड्स आर एम्बेडेड, जिसमें सीड्स एम्बेड थे, ठीक, सीड्स लगे हुए हैं। या फिर केक के साथ भी कंपेयर किया गया, या फिर पडिंग के साथ भी कंपेयर किया गया, मतलब खीर के साथ भी कंपेयर किया गया। इन विच रेजिन्स आर एम्बेडेड, ऐसी पडिंग, ऐसी खीर जिसके बीच में रेजिन्स लगे हुए हैं। रेजिन का मतलब सूखे हुए अंगूर होते हैं, छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं, ठीक है, वो लगे होते हैं, उनके साथ भी कंपेयर किया, ठीक है। इस वजह से इस मॉडल को कभी कभी क्या बोल देते हैं, वाटरमेलन मॉडल, या फिर इसको रेजिन पडिंग मॉडल भी बोल देते हैं, या फिर इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। मैंने आपको सारा ही बता दिया कि प्लम पडिंग, प्लम्पों की खीर, प्लम की खीर, उससे भी कंपेयर किया, रेजिन की खीर से भी कंपेयर किया, वाटरमेलन से भी कंपेयर किया, तीनों से कंपेयर किया। इसलिए इस मॉडल को कभी कभी वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पडिंग मॉडल या फिर प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए, ठीक है। हो गया ये मॉडल, समझो खत्म ही हो गया, ठीक। तो अब इतना करने के बाद तो आपके दिमाग में पड़ ही गया होगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले ये मॉडल क्यों आया था, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट के लिए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे अरेंज है उसको बताने के लिए आया था। तो क्या मेन पॉइंट था इसका, तो आप बोलोगे कि इन्होंने बोला था थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो एटम है वो पूरे का पूरा एक स्फीयर है और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है और बीच में इलेक्ट्रॉन्स उसके कहीं कहीं लगे हुए हैं। कैसे लगे हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट के बीच में बीज लगे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन लगे हैं। रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो रेड मतलब ब्लैक कलर वाले जो सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही है। अब इसको किससे कंपेयर किया गया, वाटरमेलन से, वो आपको बताया। इसको रेजिन पडिंग से, मतलब ये रेजिन पडिंग मतलब एक खीर से भी कंपेयर किया गया, उससे भी बताया। केक से भी कंपेयर किया जा सकता है इसको, और प्लम पडिंग से भी कंपेयर किया गया, प्लम्पों की खीर से, तो वो सारा कुछ आपको मैंने समझा दिया। अब देखो इसने स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की थी वो भी बता दिया, ठीक है। इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। एक पॉइंट और है, वो आप लिख सकते हो यहां, देखो एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल, लिखो एन इंपॉर्टेंट फीचर of this model is that an important feature of this model is that the mass of the atom is uniformly distributed over the atom, ठीक है। ये भी आप लिख लो, ठीक, ये पॉइंट आप लिखो, बस यही लास्ट पॉइंट है, ठीक। अब देखो इस मॉडल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था, इस मॉडल ने ये बोला था कि एटम का जो मास होता है वो पूरे के पूरे एटम में ही डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एटम का सारा पार्ट, जितना भी एटम का पूरा पार्ट है वो सारा जो है वो मास है, मतलब मास जो है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास किसकी वजह से होता है आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था एटम का मास होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो इन्होंने ये बोला था कि एटम का जो मास है वो पूरे एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब यहां भी मास है, यहां भी मास है, यहां भी, हर जगह मास ही मास है। मतलब पूरा एटम जो है, एटम के अंदर जितना भी जो एटम का मास है वो पूरे का पूरा पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन बाद में ये पॉइंट गलत हो गया था, बाद में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बोला कि जो एटम का मास है वो सिर्फ सेंटर में ही है, सेंटर में, बाकी इसके आसपास कोई मास नहीं। मास क्या होता है, वजन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो मास एटम का वो पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली, मतलब
यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, एक ही जैसा, मतलब जितना मास इधर है कहीं इधर भी उतना, इधर भी उतना है, तो एटम का मास पूरे एटम के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक, तो ये पॉइंट था इसका इंपॉर्टेंट। तो आप बोलोगे यहाँ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल क्या था एक और, कि मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, मतलब पूरे एटम के बीच में ही मास है एटम का। ठीक, इसका मतलब हो गया कि जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन है पूरे एटम के बीच में फैले हुए हैं, ये उन्होंने बोला था। लेकिन बाद में इस पॉइंट को गलत करके रदरफोर्ड ने ये बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सिर्फ एटम के सेंटर में, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो ये पॉइंट गलत था, लेकिन अभी इसने जे थॉमसन ने ये बोला था तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये था हमारा मॉडल, कौन सा, जे थॉमसन मॉडल। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या समझ में आया इस मॉडल से, आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। तो देखो ये तो एक मॉडल था, इससे हमें यही पता चला कि अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने यही पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर ब्लैक कलर के सीड हैं वो इलेक्ट्रॉन है, रेड वाला पार्ट सारा प्रोटॉन्स है। ठीक, लेकिन वो है नहीं ऐसा, ये मॉडल बाद में गलत हो गया था। ठीक, अब देखो इस मॉडल को हम हटाते हैं, इसकी दो लिमिटेशंस लिख लेते हैं। तो ये मॉडल आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको 2-3 पॉइंट्स जो है इसके याद रखने। ठीक है, कि एटम स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ये है वो है, सारा आपको मैंने बता दिया। ठीक, इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, बता सकते हो आप इसका आंसर, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से फिर पूछ लो। ठीक, तो इस मॉडल को रेजिन पडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, ये भी बता दिया। ठीक, ये रेजिन की खीर और प्लम की खीर दोनों ही वाटरमेलन जैसी ही होती हैं, उसमें भी वही ऊपर ड्राई फ्रूट लगे होते हैं, तो इस वजह से इस मॉडल को उससे भी कंपेयर किया था। अब देखो इसको आप अच्छे से लिख लो एक बार, फिर हम इसको हटाते हैं, इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। लिख लिया आपने? अब देखो इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी। ठीक है, तो आप लिखोगे लिमिटेशंस। मैं बार बार क्यों लिखवाता हूं सारी चीजें, ताकि आपको लिखते ही तैयार हो जाएं। ठीक, इसलिए लिखवाता हूं। तो देखो लिमिटेशंस क्या थी इस मॉडल की, दो ही लिमिटेशंस इसकी बुक्स पे दी होती हैं। पहले लिखो, पहले आप ये लिखो कि, मैं यहां ऐसे ही लिख देता हूं कि दिस मॉडल was able to explain overall neutrality of atom, overall। ठीक है, मतलब देखो आपको मैंने बताया ना, एटम के अंदर क्या होता है, माइनस चार्ज भी होता है, प्लस भी, मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी, मतलब इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी। तो होता है क्या है एक्चुअल में, जब देखा जाता है ना, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है। इस चीज को इस मॉडल ने एक्सप्लेन कर लिया था, मतलब एटम की न्यूट्रलिटी या फिर एटम की स्टेबिलिटी इसने बता दी थी। मैंने आपको बता ही दिया, उन्होंने बोला था कि दो नेगेटिव के बीच में जो रिपल्शन होती है, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बैलेंस कर देता है। ठीक, वो फोर्स बैलेंस कर देती है। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी एटम की इन्होंने बता दी थी कि ऐसे एटम स्टेबल रहता है। लेकिन ये एक्सप्लेन क्या नहीं कर सका, तो आप वो लिखोगे, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स carried out by Rutherford। ठीक है, carried out by Rutherford and hence was rejected, ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था। ठीक, इसकी कोई ज्यादा खास लिमिटेशन बुक में नहीं दी हुई है, इन्होंने मतलब बताया था अपनी तरफ से, कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, जो बाद में रदरफोर्ड मॉडल ने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की। देखो यहां मैंने लिखा है कि इस मॉडल ने ओवरऑल एटम की न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर लिया था कि एटम न्यूट्रल होता है, मतलब इतने पॉजिटिव इतने नेगेटिव होते हैं, ये फोर्स होती है, वो इन्होंने किया कुछ ना कुछ। लेकिन बाद में जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया ना,
रदरफोर्ड, देखो रदरफोर्ड ने जो बाद में एक्सपेरिमेंट किया ना, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के बीच में हर जगह मास नहीं होता है, मास एटम का सिर्फ सेंटर में ही फोकस होता है। ठीक है, तो सेंटर में जहां मास फोकस होता है उस चीज को न्यूक्लियस बोलते हैं, ये बाद में रदरफोर्ड ने बताया था। तो ये चीज जो है, इस चीज को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। कौन सा मॉडल? थॉमसन मॉडल। ठीक, जैसे आप रदरफोर्ड मॉडल पढ़ोगे ना, आपको और ज्यादा समझ में आएगा, तब आपको लगेगा कि ये थॉमसन मॉडल कुछ था ही नहीं, ये ऐसे ही था, बेकार था बिल्कुल। ठीक है, तो देखो यहां मतलब बेकार नहीं बोलेंगे, बस ये एक कोशिश थी, फर्स्ट कोशिश जिसको बोलते हैं ना, पहली कोशिश। ठीक, तो पहली कोशिश थी जे थॉमसन की एटम के बारे में एक्सप्लेन करने की, लेकिन हो नहीं पाई जे थॉमसन से। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है कि इस मॉडल ने कुछ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर लिया था, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने गलत बोल दिए थे। जैसे क्या पॉइंट गलत बोला था? जैसे इन्होंने बोला था कि मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे एटम में मास होता है, लेकिन वो पॉइंट गलत था। ठीक है, तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो वैसे एक्चुअल में होता ही नहीं। बाद में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ऐसे घूम रहे हैं, तो ये बात सही थी उनकी बात से, तो इस चीज को वो मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो वही यहां मैंने लिखा है, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो बाद में रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका, इस वजह से ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे हमारा ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक, लेकिन इस मॉडल में एक चीज यूज होती है जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये रदरफोर्ड मॉडल्स पढ़ने से पहले हम अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर आपको रदरफोर्ड मॉडल जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं पहले। ठीक, तो हम कुछ अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं हम। तो आप एक पॉइंट ऐड कर लो, ये आपके सिलेबस में है, आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब जैसे बोलते हैं ना, मिसलीनियस इंफॉर्मेशन वो दी है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये यूज होगा रदरफोर्ड मॉडल को स्टडी करने के लिए। तो आप यहां एक पॉइंट ऐड करो। पॉइंट क्या है? बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है। तो आप यहां एक पॉइंट ऐड करोगे, एक साइंटिस्ट का नाम लिखोगे पहले, ऐसे ही लिख लो नीचे, ये ऊपर जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग खत्म हो गई अब। ठीक, तो आपको बस ऐसे ही एक पॉइंट ऐड करना है। इसको मैं हेडिंग को भी हटा देता हूं यहां से। ठीक है, आपको पॉइंट ये ऐड करना है, एक साइंटिस्ट का नाम ऐड करना है, हेनरी BACQUE हेनरी बैक्यूरेल नाम का साइंटिस्ट है। ठीक है, इनकी एज हुई थी 1852 से लेके 1852 से लेके 1908 तक। ठीक, हेनरी बैक्यूरेल। ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया था। वो ऑब्जर्व क्या किया था वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखो, 1 सेकंड, आपको मैं सब समझाता हूं। यहां आप लिखोगे हेनरी बैक्यूरेल ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सम एलिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया था, और वो एलिमेंट्स क्या कर रहे थे? 1 सेकंड। यहां मैंने लिखा है हेनरी बैक्यूरेल ऑब्जर्व्ड सम एलिमेंट्स विच emit radiations on their own। ठीक है, ठीक है, and named this phenomenon as radioactivity। ठीक है, and elements
आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक, अब देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में ये हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां से ही हमारा अल्फा बीटा गामा पार्टिकल सामने आएगा। देखो हेनरी बैक्यूरेल, आपको नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने, ये थॉमसन मॉडल से अलग है, ये तो आपको पता ही चल गया। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो बुक के ऊपर दी है, जो हमें रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा है हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया था, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया था विच एमिट रेडिएशंस ऑन देयर ऑन। ऑन देयर ऑन का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। OWN ऑन का मतलब होता है अपना, ठीक है, अपने आप। तो इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया था। एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो दिए हुए हैं। अगर नहीं पता तो इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसमें समझ आना आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया जो क्या कर रहे थे, अपने आप उनमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही थी। रेडिएशंस होती हैं, सपोज अगर ये कुछ कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, इससे कुछ रेज निकल रही थी, उनको रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है। कुछ रेज, जैसे कैथोड रेज, एनोड रेज है, वैसे ही कुछ रेज निकल रही थी, ठीक। तो आप बोलोगे हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट्स ऑब्जर्व किए थे विच एमिट रेडिएशंस ऑन देयर ऑन, जिनमें से अपने आप रेडिएशंस निकल रही थी। मतलब एलिमेंट्स को हम कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब साइंटिस्ट कुछ नहीं कर रहे थे, वहां से अपने आप रेडिएशंस निकल रही थी, ठीक। वो ऑब्जर्व किया था किसने, हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने। अब उन्होंने इसको स्टडी करके बोल दिया इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी। मतलब जब इसी एलिमेंट से अपने आप कोई रेडिएशन निकलती है, उस फिनोमिना को इन्होंने रेडियो एक्टिविटी बोल दिया। मतलब इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक। अब वो जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसे एलिमेंट्स होते हैं, जिन एलिमेंट्स से अपने आप कुछ रेज निकलती हैं, कुछ रेडिएशंस अपने आप निकलती हैं, ठीक। ये किसने स्टडी किया, पहले हेनरी बैक्यूरेल ने नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। अब देखो एक और पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट क्या है कि दिस फील्ड was further developed by मैरी क्यूरी, ठीक है। मैरी क्यूरी पेरी क्यूरी, ठीक है, रदरफोर्ड, ठीक है। मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड, एक और साइंटिस्ट है, मैं आपको बता देता हूं, कुछ ऐसे करके नाम है, आप देख लेना, क्या पता ये नाम गलत हो, फ्रेडरिक है या मेड्रिक है। मैं एक मिनट देख लेता हूं बुक पे, 1 सेकेंड रुक जाओ, क्योंकि सब्र तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई चारा है ही नहीं। फ्रेडरिक है ये, फ्रेडरिक सोडी, ये फ्रेडरिक है, ठीक, मेड्रिक नहीं है, फ्रेडरिक है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि जो पहले हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट्स ऑब्जर्व किए थे जिनमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही थी अपने आप, ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने बोल दिया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी बोल दिया। और ये जो रेडियो एक्टिविटी वाली फील्ड थी ना, इसको फर्दर डेवलप किया था मैरी क्यूरी ने, पेरी क्यूरी ने, और रदरफोर्ड ने, और फ्रेडरिक सोडी ने। ये सारे साइंटिस्ट्स के नाम है, आगे एड्स ड्रा कर दो। मतलब ये हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने पहले कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऑब्जर्व किए थे, आपने सुना होगा कि फलाना एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब उसमें से कुछ रेज निकल रही है, ठीक। ये पहले हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, मतलब ऑब्जर्व किया था। बाद में इस फील्ड को फर्दर डेवलप किया था इन्होंने, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस फील्ड को ज्यादा मतलब डेवलप किया था। अब देखो, अब आप एक पॉइंट लिखो कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 3 kinds of rays were emitted, 3 kinds of rays were emitted। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं,
जिनमें से रेज निकलती है, मतलब कुछ रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब होता है कोई रेज, जैसे कैथोड रेज, एनोड रेज, कुछ रेज होती हैं, कुछ किरणें होती हैं, वैसे ही। तो सपोज अगर ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है तो इसमें से अपने आप कुछ रेज निकलेंगी, कुछ अपने आप रेज निकलती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, कोई ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये फिनोमेना किसने स्टडी किया था, पहले आपको मैंने बता दिया। तो बाद में ये ऑब्जर्व हुआ कि जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनमें से 3 किस्म की रेज निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ये 3 किस्म की रेज बोल दो या फिर 3 किस्म के रेडिएशंस बोल दो, ये निकलते हैं। तो वो मैंने यहां लिखा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट 3 काइंड्स ऑफ रेज वर एमिटेड। मतलब ऐसे एलिमेंट से अल्फा रेज निकलती हैं, मतलब अल्फा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा को ऐसे करते हैं और गामा को ऐसे करते हैं। 3 किस्म की रेज यहां से निकलती हैं, ये ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हमें ये 3 रेज जो होती हैं ये कैसी कैसी होती हैं, इनका चार्ज क्या होता है, वो हमें थोड़ा सा स्टडी करना है, बस और कुछ नहीं। अब देखो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो रेडियो एक्टिविटी वाली फील्ड है, इसमें हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से अपने आप रेडिएशंस निकलती हैं। साइंटिस्ट ने देखा था ऐसे एलिमेंट्स से सिर्फ 3 किस्म की रेज निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। अब देखो अल्फा रेज होती क्या है, तो अब आप यहां लिखोगे अल्फा रेज जो होती है ना, अल्फा रेज consists of high energy particles, ठीक है। अल्फा रेज कंसिस्ट्स ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है, कैरिंग 2 units of positive charge, and 2 units of positive charge and 4 units of atomic mass, and 4 units of atomic mass, ठीक, 4 units of atomic mass। उसके बाद एक पॉइंट लिखो, ही कंक्लूडेड दैट अल्फा पार्टिकल्स आर जस्ट हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक, न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्या समझ में आएगा, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहां से रेज निकलती हैं। रेज कितने किस्म की होती हैं, 3 किस्म की, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक। तो पहले हम अल्फा के बारे में देख लेते हैं, अल्फा रेज होती क्या है। तो यहां मैंने लिख दिया है कि जो अल्फा रेज होती हैं, अल्फा रेज हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बनी होती है। देखो जो रेज होती है ना, रेज के बीच में पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो हर किस्म की रेज के बीच में पार्टिकल्स नहीं होते, किसी किसी रेज में पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन कुछ रेज ऐसी होती है जिनमें पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने देखा था कैथोड रेज के बीच में कुछ पार्टिकल्स थे जिनको इलेक्ट्रॉन बोला, एनोड रेज के बीच में कुछ पार्टिकल्स थे जिनको प्रोटॉन्स बोला, ठीक। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि रेज के बीच में पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर एलिमेंट से 3 किस्म की रेडिएशन या फिर 3 किस्म की रेज निकल रही है, अल्फा, बीटा, गामा, तो अब ये रेज हैं तो रेज के बीच में कुछ पार्टिकल्स भी होंगे। तो वही यहां लिखा है, जो अल्फा रेज, जब देखो ना, जब इन्होंने स्टडी की है ना 3 किस्म की रेज, तो जब अल्फा रेज की इन्होंने स्टडी की तो अल्फा रेज क्या है, इन्होंने बोला कि अल्फा रेज जो है वो उन अल्फा रेज के बीच में या फिर अल्फा रेडिएशन के बीच में कुछ पार्टिकल्स हैं, और वो कैसे पार्टिकल्स हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बारे में जब स्टडी की तो उन्होंने देखा इन पार्टिकल्स के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, मतलब 2 यूनिट प्लस चार्ज है, और इस पार्टिकल का 4 यूनिट मास है, ठीक। और ये चार्ज और मास जो होता है ना, वो होता है हीलियम एटम का, 2He4 हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक। और आगे जाके आपको पता चलेगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, आगे आपको पता चलेगा इसी चैप्टर में। और हीलियम एटम का मास जो होता है 4 होता है, ठीक। तो इन्होंने ये बोला कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इनका मास जो है वो 4 यूनिट है। मतलब बेसिकली ये हीलियम के न्यूक्लियस जैसे हैं। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब हीलियम जो है उसका जो न्यूक्लियस होगा, हीलियम
एलिमेंट 2 होता है ना, दूसरे नंबर का एलिमेंट, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो इन्होंने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर 2 यूनिट प्लस चार्ज होता है और इनका मास 4 यूनिट होता है और बेसिकली ये हीलियम न्यूक्लियस है, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस जैसे पार्टिकल्स हैं। तो अब आपसे कोई बोल दे कि अल्फा रेज में क्या होता है, तो आप बोलोगे अल्फा रेज में क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, और वो अल्फा पार्टिकल्स बहुत हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर 2 यूनिट प्लस चार्ज होता है और 4 यूनिट उनका मास होता है। तो आप बोलोगे कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कैसे पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जो अल्फा रेज अगर निकल रही है कहीं से तो उसमें कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप इस लाइन को पढ़ो, आपको समझ में आएगा। जब इन्होंने अल्फा रेज की स्टडी की तो उन्होंने देखा अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, मतलब अल्फा रेज जो है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बनी है, ठीक है, उनमें पार्टिकल्स हैं कैरिंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 प्लस चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एंड 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास, इनका अल्फा पार्टिकल जो है उनका मास क्या है 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट एटॉमिक मास है, 2 यूनिट्स क्या है इनका चार्ज है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है। और उन्होंने किसने, हेनरी बैकेरेल ने स्टडी किया था ना, तो उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, जस्ट हीलियम न्यूक्लियाई है। जैसे हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं ना, हीलियम एटम आपको समझ में आएगा नेक्स्ट वाले चैप्टर में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता ना, आपको एलिमेंट्स के बारे में तो थोड़ा थोड़ा पता होगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो इन्होंने फाइनली ये बताया था कि अल्फा पार्टिकल जो हैं वो कैसे होते हैं, जस्ट हीलियम के न्यूक्लियस जैसे, मतलब अगर हीलियम का न्यूक्लियस निकाल लो तो उस जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोला कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट से 3 किस्म की रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज। अल्फा रेज के बीच में अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उनका 4 यूनिट मास होता है, तो बेसिकली ये हीलियम के न्यूक्लियस जैसे होते हैं। बस ये हो गया अल्फा पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आपसे कोई बोल दे अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नहीं बोलना, आप बोलना पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखो हम देखते हैं बीटा के बारे में। हमारे काम के तो अल्फा पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन हम बीटा के बारे में भी देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप यहां लिख लो कि बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। बीटा रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी होती हैं, सिमिलर टू, 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड, सिमिलर टू यहां लिखो, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये इंफॉर्मेशन है बीटा रेज के बारे में, ठीक है। बीटा रेज क्या होती हैं, बीटा रेज कहां से निकलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ऐसे एलिमेंट जहां से अपने आप रेज निकलती हैं वहां से बीटा रेज भी निकलती हैं। तो बीटा रेज कैसी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो बीटा रेज होती हैं, बीटा रेज के बीच में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा रेज के बीच में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। बीटा रेज के बीच में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और आपको पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां मैंने लिखा है सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, बीटा रेज के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, ठीक। और अल्फा रेज के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस जैसे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब रह गई हमारे पास गामा रेज, तो आप भी बोलोगे गामा रेज क्या होती है, गामा रेज are high energy radiations, are high energy radiations, ठीक है, like X rays, ठीक है, like X rays and neutral and do not consist of पार्टिकल्स, ठीक है। आपने एवेंजर मूवी देखी होगी, वहां हल्क ने कभी ऐसा बोला होगा कि मेरा शरीर गामा किरणों से बना है, ठीक है। तो वही गामा किरण है, ठीक है। हल्क का शरीर गामा किरणों से बना है, गामा रेज से बना था। अब देखो ये वही गामा रेज है। ये गामा रेज कहां से मिलती हैं, ये जो सिंबल होता है ना, आप नए हो भी बिगनर हो, ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं GMM में गामा, ठीक।
ये जो सिंबल होता है बी जैसा, इसको बोलते हैं बीटा, और ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं अल्फा, याद रखना, ठीक है। अब ये रेज जो है ना, ये इंसानों ने बस नाम दे दिए, किसी रेज को अल्फा, किसी को बीटा, किसी को गामा, और हल्क का शरीर गामा किरणों से बना हुआ है, ठीक है। आप एवेंजर्स मूवी कभी देखोगे लाइफ में, आपको समझ में आएगा, मतलब बना हुआ क्या है वो मूवी में दिखाया है, सिर्फ वो एक कैरेक्टर है, ठीक। तो आप यहां देखोगे तो आपको यहां अगर समझना आता है, पढ़ना आता है, तो आप यहां देखो कि गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशंस। गामा रेज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली किरणें होती हैं, लाइक एक्स रेज, जैसे एक्स रेज होती हैं। अब एक्स रेज की एनर्जी हाई होती है कि नहीं होती है, एक्स रेज क्या होती है, वो हम इसी चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे, आप टेंशन नहीं लो। आप बस इतना देखो कि गामा रेज क्या होती हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं एक्स रेज की तरह, ठीक है। एंड न्यूट्रल, गामा रेज न्यूट्रल होती हैं। एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, गामा रेज पार्टिकल्स की नहीं बनी होती, ठीक। तो ये तीन किस्म की रेज जो होती हैं ये कहां से निकलती हैं, बोलो जल्दी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और इसको ऑब्जर्व किसने किया था, पहले हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने। और इस फील्ड को किसने ज्यादा डेवलप किया था, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस फील्ड को डिस्कवर किया था। और ये रेडियो एक्टिविटी वाली एक बहुत हाई फाई फील्ड है, बहुत हाई केमिस्ट्री होती है ये। अभी आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो फाइनली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कि यहां मैं बता देता हूं आपको कि ऐसा एलिमेंट जिसमें से अपने आप रेज निकलती हैं, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक। कौन कौन सी रेज निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, ठीक। अब देखो अल्फा रेज के बारे में आप क्या जानते हो, आप बोलोगे अल्फा रेज होती है, इनमें पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। अल्फा रेज में हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक्चुअल में हीलियम के न्यूक्लियस जैसे होते हैं, ठीक। बीटा रेज क्या होती हैं, देखो अल्फा रेज का चार्ज क्या होता है, अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती है, मतलब अल्फा रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, याद रखना। बीटा रेज क्या होती हैं, बीटा रेज में भी पार्टिकल्स होते हैं, और बीटा रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। और बीटा रेज में से जो पार्टिकल्स निकलते हैं कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, बीटा रेज के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं। अब तीसरे किस्म की रेज जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है वो अपने आप निकलती है, उसको बोलते हैं गामा रेज, जिससे हल्क बना हुआ है, हल्क की बॉडी जिससे बनी हुई है। तो गामा रेज जो होती है वो पार्टिकल्स की नहीं बनी होती, गामा रेज में कोई पार्टिकल नहीं होता, ये ऐसे ही हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है एक्स रेज की तरह, ठीक। जब आपको मैं आगे रेडिएशंस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा वहां आपको बताऊंगा एक्स रे की हाई एनर्जी होती है, ठीक। तो गामा रेज की भी हाई एनर्जी होती है, इनमें कोई पार्टिकल नहीं होता, गामा रेज पार्टिकल्स की नहीं बनी होती, ठीक है। तो दूसरी चीज, गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, गामा रेज न्यूट्रल होती है, ठीक। ये आपको याद रखना है, तीन किस्म की रेज, ठीक। अब देखो जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें यहां से अल्फा रेज जो है वो छोड़ी गई थी किसी, मतलब किसी मैटर के ऊपर, या फिर हम बोले किसी एटम के ऊपर, ठीक। तो अब आपको अगर ये नहीं पता होगा कि अल्फा रेज आती कहां से, अल्फा रेज छोड़ी गई थी, मुझे लग रहा है मैंने गामा रेज बोल दी, गामा नहीं, अल्फा रेज छोड़ी थी रदरफोर्ड ने किसी मेटल के ऊपर, तो वहां से एक्सपेरिमेंट किया था। अब अगर मैं बोलूंगा कि अल्फा रेज छोड़ी थी तो आपको ये पता होगा ना कि अल्फा रेज क्या होती है, तो आप बोलोगे अल्फा रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है, ठीक। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती है, अल्फा रेज में जो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आपको इसी के नीचे लिखनी है, वो है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है, ठीक है, देखो पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि अगर सपोज हमारे पास ये कोई चीज है, अगर हम इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स छोड़ेंगे या अल्फा रेज छोड़ेंगे ना, यहां से पेनिट्रेट मतलब यहां से पास हो जाएंगी, इसको चीर के इसके बीच में से पास हो जाएंगी, उस चीज को बोलते हैं पेनिट्रेशन, मतलब इसको चीर के यहां से निकल जाना, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर। अब देखो अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, तीनों की ही पेनिट्रेटिंग पावर है, तीनों ही बहुत सारे मैटर के बीच में से पास हो जाती हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की होती है, फिर बीटा रेज की होती है, और सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है, क्योंकि गामा रेज सबसे ज्यादा हाई एनर्जेटिक वाली होती है, ठीक, हाई एनर्जी वाली। तो अल्फा रेज से 100 गुना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर बीटा रेज की है, ठीक, और 1000 गुना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूं इस चीज को, ठीक। पेनिट्रेटिंग पावर बीटा रेज की कितनी होती है, 100 गुना ज्यादा होती है अल्फा रेज से, और गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर जो है 1000 गुना ज्यादा होती है अल्फा रेज से, ठीक। तो आप ये सोचो अगर गामा रेज किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका शरीर जो है, उसका जो
जिस समय छन्नी हो जाएगा, बिल्कुल वहां से पास हो जाएंगी, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल जाएंगे। ठीक, तो गामा रेज जो होती हैं हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। ठीक, तो यही रीजन होता है कि जब कोई इंसान रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है ना, उसके जिस्म पे कुछ ऐसी किरणें पड़ जाती हैं, उन किरणों से उसको कैंसर हो जाता है, उसके अंदर जो डीएनए वगैरह होता है ना सेल्स के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, तो यही रीजन होता है, क्योंकि यहाँ से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इससे बहुत खतरनाक किस्म की रेज निकलती हैं। 3 किस्म की रेज होती हैं बहुत हाई एनर्जी वाली, तो अगर बॉडी के ऊपर पड़ती है, बॉडी के सेल फंक्शन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए कैंसर वगैरह हो जाता है उनको। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं ना कि जहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वहां बंदे को नहीं जाना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किरणें बहुत खतरनाक वहां से निकलती होती। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि पेनिट्रेटिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा होती है, गामा की, और अल्फा से गामा की पेनिट्रेटिंग पावर 1000 गुना ज्यादा होती है, अल्फा से बीटा की 100 गुना ज्यादा। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी थी। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और मुझे लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, इसको यहां तक ही रखते हैं, छोड़ो, कल हम रदरफोर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा लेंथी कर लूंगा तो आप बोर हो जाओगे फिर। तो आपको मैं एक रदरफोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूं कि रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने किया क्या था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, कुछ गोल्ड जैसा मेटल लिया था। ठीक है, गोल्ड जैसे मेटल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा था, अल्फा रेज को छोड़ा था। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए अल्फा रेज कहां से आई। रदरफोर्ड ने यहां एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेज निकल रही थी, उन अल्फा रेज को एक गोल्ड जैसे मेटल के ऊपर छोड़ा था। ठीक है, तो यहां से रदरफोर्ड ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में आपने जो सीखा उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तो बाकी रदरफोर्ड वाला हम कल देखेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख लो आप अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से लिख लो, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।